फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि हम लोग हर रोज करते जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग का फाइनेंशियल ग्रोथ के बीच में ये एक बहुत बड़ा बैरियर का रोल प्ले कर रहा है। स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर ये सारे मिस्टेक्स इमीडिएटली बंद नहीं किया गया, इमीडिएटली रेक्टिफाई नहीं किया गया, ये धीरे धीरे आप लोगों को अंदर से खोखला बना देगा, आप लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एकदम बिगाड़ के रख देगा। पता नहीं चलेगा कि कब धीरे धीरे आप मिडिल क्लास से पुअर क्लास में आ गए। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 9 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है नॉट सेविंग मनी। अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हैं, लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, बिना सेविंग्स में आप कुछ नहीं कर सकते। सेविंग्स है फाइनेंस का रूट। बहुत सारे लोग सेविंग्स में बिलीव नहीं रखते, कुछ सेविंग करते नहीं है, कुछ सेविंग कर नहीं पाते। ये तीनों पॉइंट ही बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि आप सेविंग कर नहीं पा रहे। इसका 2 रीजन, एक है आपका अर्निंग कम है, दूसरा है आपका खर्चा बहुत ज्यादा है। आपको दोनों पॉइंट ही कंट्रोल करना है, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। आप सेविंग करने का जरूरत क्या है? मान लीजिए आपके घर में कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, आपका जॉब चला गया, 2-3 महीने के लिए घर बैठ गए, कोई दूसरा फाइनेंशियल इशू आ गया, मेडिकल इशू आ गया। इस तरह से इस टाइम पे, इस कंडीशन पे ऐसे उस फाइनेंशियल सिचुएशन को सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपके पास सेविंग रहता तो आप इजीली सर्वाइव कर जाए। बिना सेविंग में आप क्या करेंगे? आप कर्जे में आ जाएंगे। इसीलिए हर किसी इंसान को सेविंग करना चाहिए। मैं आप लोगों को सेविंग का एक रूल बता देता हूँ। अगर आपका सैलरी कोई भी डिजिट का हो, जितना आपका सैलरी है उससे आपका परसेंटेज, यानी कि स्पीकली एक परसेंटेज निकाल लीजिए कि आपको इतना परसेंट सेविंग करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपका जब सैलरी क्रेडिट होगा उससे आपका सेविंग पहले निकालना है, उसके बाद जो बचेगा उस पे आपका खर्चा निकालना। यानी कि हो गया इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। एंड इस फॉर्मूला को फॉलो करके आप इजीली सेविंग कर सकते हैं, आपका एक्सपेंसेस के भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड फाइनेंशियल मिस्टेक है डेट ट्रैप। अगर इंसान इस जाल में बुरी तरह से फंस जाए ना, उसको निकालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि डेट हर रोज बढ़ेगा अपना इंटरेस्ट के साथ, बट आपका सैलरी फिक्स है, वो तो बढ़ता नहीं है। वो साल में कितना बढ़ेगा? 10%, 20% मैक्सिमम, उतना ही बढ़ता है। पहले सोचिए कि इंसान डेट लेता क्यों? एक तरह का इंसान है डेट लेता है मजबूरी में। अब मतलब मान लीजिए किसी के पास सेविंग्स नहीं है, मैं पहले ही बता रहा था, किसी के पास सेविंग्स नहीं है, वो मजबूरी में कोई फाइनेंशियल इशू के लिए डेट लिया है। बट कुछ लोग लेता है शौक में। अभी शौक भी कैसा? शादी करना है, फॉरेन टूर में जाना है, बड़े गाड़ी खरीदना है, आईफोन लेना है, इस तरह का शौक पूरा करने के लिए डेट ले लेता है। जितने फाइनेंस कंपनी है अपना मसूद टूल निकाला जो कि है ईएमआई, जिसके जाल में आधा इंडिया आया। पता है आपको, इंडिया में 50% लोग ईएमआई में सामान खरीदता है। तो मान लो आदमी का 60 to 70% सैलरी अगर ईएमआई में जाएगा, तो आदमी खाएगा क्या, जिएगा क्या, और सेविंग क्या करेगा? इस तरह से कैसे चलेगा उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? और ये साइकिल है ना, बंद नहीं होता। एक ईएमआई खत्म तो दूसरा ईएमआई शुरू, ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये सोचना नहीं है कि भाई एक ईएमआई खत्म हो गया, जयराम जी की बोल के छोड़ दे। नहीं, मुझे तो और सामान लेना है, वो भी ईएमआई पे, अपना कैपेसिटी में बाहर जाके। अगर आपके पास और बड़ा लोन है तो भाई हो गया बल्ले बल्ले, तो देखते रहो, आपका पूरा जिंदगी ईएमआई देने में निकल जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा? आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ बनेगा? घंटा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए आपको कभी भी डेट में आपका कैपेसिटी में बाहर जाके कुछ लेना नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो आप उसके लिए सेविंग कीजिए, उससे खरीदिए, लेकिन डेट लेके अपना कैपेसिटी में बाहर जाके अपना शौक पूरा करना है तो ये मत कीजिएगा। हाँ, मजबूरी में ले रहे हैं वो फिर भी कंसिडरेबल है, बट शौक पूरा करने के लिए डेट कभी मत लीजिएगा। थर्ड फाइनेंशियल मिस्टेक है नॉट ओबे टू बजट। बजट है क्या? बजट एक है मैप, यानी कि आपका खर्चा कहां पे, कैसे, किस तरह से होगा, ये उसका मैपिंग करेगा। बिन बजट के आप खर्चा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मेहनत जो है ना, जिस मेहनत करके आप पैसा कमा के ला रहे हैं, उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका पास कोई क्लियर प्लानिंग ही नहीं है कि कैसे आपका पैसा खर्चा करना है, किस तरह खर्चा करना है। अगर बिना प्लानिंग का पैसा खर्चा कर रहे हैं तो इस तरह का मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, आपका मेहनत पूरा बेकार जाएगा। सबसे पहले आपका बजट बनाइए। बजट से ये आपका डिसाइड रहेगा कि आपका कितना पैसा सेविंग में जाएगा, कितना पैसा आपका, अगर कोई शौक रहा, मोटर बाइक लेना है, आईफोन लेना है, जैसा मैं आईफोन के लिए मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, तो जो भी आपका शौक है, तो आईफोन लेना है, कोई दूसरा चीज लेना है, तो उसके लिए अलग सा पैसा, और आपका पूरा खर्चे के लिए, मतलब जो फीस हो गया, राशन वगैरह जो भी होगा खर्चे के लिए, तो पूरा एक रहेगा। फुल प्लानिंग में आपका पैसा खर्चा जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब इधर उधर में वेस्ट नहीं जाएगा, और आप कभी भी डेट के जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी शौक के लिए पैसा जमा हो रहा है। हाँ, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। एक तरह से सेविंग भी हो गया, एक तरह से आपका जो शौक है उसके लिए पैसा जमा हो गया, पूरा खर्चा भी निकल रहा है, पूरा सब कुछ क्लियर रहेगा। जो लोग अभी तक बजट नहीं बनाए, या जो लोग बजट बना दिए लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग अपना बजट को फॉलो कीजिए। आज जिसके पास नहीं है तो वो अपना बजट आज ही बनाए, क्योंकि बिन बजट का पैसा और बिन आलू का समोसा दोनों एक ही होता है। तो मैं आप लोगों के लिए बजट का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। तो आप आपका पैसे का 20% या 25% सेविंग के लिए डाल दीजिए, बाकी 20% आप अपना वांट, यानी कि जो शौक है, आईफोन, मोटर बाइक, गाड़ी पे जो भी है, तो उसके लिए रख लीजिए। बाकी का पैसा, बाकी का 55% आप लीजिए आपका खर्चे के लिए। जो खर्चा मतलब हो गया अपना डेली लाइफ का खर्चा, फीसेस हो गया, राशन हो गया, घर का खर्चा जो भी है,
इस तरह से आप अपना बजट को प्लान कीजिए तो आप इजीली आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में, जो कि है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक दिन आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि बिना इमरजेंसी फंड और बिना स्टेपनी का गाड़ी दोनों सेम होता है। कब पंक्चर हो जाए और वहीं पे बैठ जाए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, कोई इमरजेंसी फाइनेंशियल इशू आया, कोई मेडिकल इशू आया जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, वो भी इमरजेंसी में, और आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा कि इमरजेंसी फंड का वैल्यू कितना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इमरजेंसी फंड आप सबको रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग अभी बोलेंगे कि ये इमरजेंसी फंड बनाएंगे कैसे? तो ये फंड आपको अलग से बनाना नहीं है, आप सेविंग के लिए जितना पैसा निकाल रहे हैं ना, उससे आपके हिसाब से कोई भी परसेंटेज आप इमरजेंसी फंड के लिए अलग कर लीजिए। उस पैसे को छूना नहीं है किसी भी हालत में, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए वो पैसा रहेगा, और जब इमरजेंसी होगा तभी उस पैसे को आपको हाथ लगाना। तो इस तरह से हम लोग खुद को इमरजेंसी फंड के थ्रू सेफ रख सकते हैं इन फ्यूचर कोई इमरजेंसी के लिए। अभी बात करेंगे 5 नंबर मिस्टेक के बारे में, जो कि है एक्सपेंसेस ऑन डेप्रिसिएटिंग एसेट। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। डेप्रिसिएटिंग एसेट का मीनिंग है ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई मशीन जिसको आप बहुत ज्यादा पैसे दे खरीद तो रहे हो, लेकिन उससे आपको 1 रुपये का कमाई नहीं आएगा, उल्टा उसके पीछे और खर्चा करना पड़ेगा। इस तरह का सामान, इस तरह का मशीन, इस तरह का आइटम्स को डेप्रिसिएटिंग एसेट में गिना जाता है। एज एग्जांपल बोला जाए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मोबाइल्स एंड दिस टाइप ऑफ आइटम्स। तो आप लोग अभी बोलेंगे तो अभी का गाड़ी ना खरीदे, मोबाइल भी ना खरीदे। मैं बोल रहा हूँ भैया खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जरूरत के हिसाब से करो। पता चला कि आप शो ऑफ करने के चक्कर में BMW का बाइक खरीद ली और उसका मेंटेनेंस इतना खर्चा आ रहा है कि आपका पूरा सैलरी निकल रहा है, तो इस तरह का मत करो। ये होगा डेप्रिसिएटिंग एसेट, और इसमें जितना हो सके कम खर्चा करो। ज्यादा खर्चा करके इसमें कुछ फायदा नहीं है। एक टाइम में डेप्रिसिएटिंग होते होते इसका वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि आज का नया गाड़ी आप शोरूम से निकालोगे तो सेकंड हैंड गिना जाता है। हाँ दोस्त, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। डेप्रिसिएटिंग एसेट है ना शेर जैसा है। हाँ, शेर के मुंह में अगर इंसानी खून एक बार लग जाए तो बार बार वो इंसान का खून मांगता है। ठीक वैसे ही आप अपना पैसा अगर डेप्रिसिएटिंग एसेट में डाल दिए तो बार बार पैसा मांगते ही रहेगा और पूरे जिंदगी पैसा देते रहोगे। तो आप सोचिए कि इस तरह का एसेट में आप इन्वेस्टमेंट जितना हो सके कम कीजिए, और आपका जो एसेट है, मेन एसेट है, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। चलिए अभी बात करते हैं 6 नंबर मिस्टेक के बारे में, जो कि है इंपल्सिव बाइंग। इंपल्सिव बाइंग का मतलब है मन किया तो ले लिया, सिंपल मन किया तो ले लिया। आज का डेट में ई कॉमर्स का टाइम है, तो ई कॉमर्स साइट में आप गए तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अरे ये जूता पसंद है क्या, मैं ले लेता हूँ, ये मोबाइल पसंद है, मैं ले लेता हूँ, घड़ी पसंद है, ले लेता हूँ। ऐसे करके करके आप पूरा महीने में कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं। क्यों? बस आपका मन किया, आपका जरूरत नहीं था, मन किया बस इसीलिए ले लिया। आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा गलती कर रहे हैं? आपका ये इंपल्सिव बाइंग के चक्कर में आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना है ना, उसका रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप महीने भर में इतना जो इंपल्सिव बाइंग किए है ना, मंथ के एंड पे जाके देखेंगे यार मेरा सैलरी तो 30,000 आया था, अभी साला ये 300 कैसे आ गया। यही हालत बनेगा। इससे क्या होगा पता है? इससे होगा क्या, आपका बजटिंग सिस्टम, इमरजेंसी फंड एंड सेविंग्स तीनों ही अफेक्टेड होगा भी बैडली। आपको बस एक ही कदम उठाना है, आपका बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब आपका बजट में आपको खर्चा करने के लिए जितना अमाउंट दिया गया है बजट सिस्टम में, उतना ही खर्चा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब बात करेंगे 7 नंबर मिस्टेक के बारे में, जो कि है लग्जरी कंपेयरिंग। इसका मतलब है दूसरे का लग्जरी देख के खुद का लग्जरी बढ़ाना। हाँ दोस्तों, मतलब पड़ोसी अपने घर में कुत्ता लाया है तो मैं अपने घर में शेर लाऊंगा, उसका लग्जरी के साथ मेरा लग्जरी कंपेयर करूंगा, बढ़ाऊंगा मेरा लग्जरी। सच में बता रहा हूँ, इसका इलाज मेरे पास भी नहीं है। मेरे जेब में पड़े हैं 20 रुपए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 20,000 वाली जिंदगी जीऊं। क्यों जरूरत है? ऐसा नहीं चाहिए। आपको पहले खुद को उस लेवल तक पहुंचाइए, उसके बाद वो लाइफ लीड कीजिए। तो ठीक है, लग्जरी लाइफ जीना और उसको एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन उस लेवल तो आप खुद को लेके तो जाइए, उसके बाद आप जी। दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे को देख के खुद का फाइनेंस को बिगाड़ लेने का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से आप किसी दूसरे का देख के खुद का लग्जरी को कंपेयर मत कीजिएगा। आप जैसे है सही है, खुद मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपको भी ऐसे लाइफ मिलेगा। नाउ नंबर 8, नॉट ट्राई टू मेकिंग एसेट्स। हाँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर पहले डेप्रिसिएटिंग एसेट के बारे में बताया, तो अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एप्रिसिएटिंग एसेट या मेन एसेट खरीदें। जैसे कि हो गया रियल एस्टेट, या आप गाड़ी भी खरीद रहे हैं ना, उसको खुद के लिए यूज ना करके आप कहीं पे रेंट पे लगा दीजिए। समझ रहे हैं बात? कहीं पे आप ट्रैवलिंग एजेंसी वहां पे लगा दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका गाड़ी आपके लिए पैसे कमा के लाएगा। आप रियल एस्टेट खरीदे हैं, उसका कैपिटल गेन होगा। अगर उसमें कुछ रेंटल हाउस बना दिए, वहां से रेंट आएगा। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट बना सकते हैं। सब लोग गोल्ड ले सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं। इस तरह का एसेट बना के आप अपना वेल्थ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना पैसा सेव कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो पैसा कभी बढ़ेगा ही नहीं, आप जैसे वैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन आपका पैसे को धीरे धीरे करके खाता जाएगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। चाहे सेम इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में करना है, इसमें ही करना है, उसमें करना है। आप अपने हिसाब से सेम इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसेट बनाइए। नाउ टाइम फॉर लास्ट मिस्टेक बट नॉट ऑफ द लिस्ट, जो कि है सिंगल डिपेंडेंसी ऑफ इनकम। हाँ दोस्तों, आपको अपना इनकम को बढ़ाना चाहिए,
आपको कोई सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए। जैसे आपका नौकरी हो गया, सैलरी आ रहा है ना, वो सिंगल डिपेंडेंसी है। आपको अपना पैसिव इनकम बढ़ाना है, आपका इनकम सोर्स बढ़ाना है, जिसके थ्रू आपके पास डिफरेंट ऑफ सोर्स पे पैसा आए, आपके पास कोई सिंगल डिपेंडेंसी ना हो। कल को पता चला आपका नौकरी चला गया, तो आपके पास और भी 2-3 जो सोर्स बनाए ना, वो रहेगा, वहां से आपका कमाई आएगा, तो आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। आपका जो बजट सिस्टम बना है, सेविंग सिस्टम बना है, इमरजेंसी फंड है, जितना भी है, वो कभी अफेक्टेड नहीं होगा, और जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। सो आप अपना इनकम बढ़ाइए, हो सके तो पैसिव इनकम बढ़ा के आप अपना फाइनेंशियल को और ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। सो फ्रेंड, यहाँ तक मैं मेन 9 फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में आप लोगों को बताया। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि इतने दिन तक आप लोग कौन सा फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे थे, और ये वीडियो देख के आप उसको किस तरह से सुधारे। सो आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत वैल्यू मिला है, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।